वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट 17 में हमने लिए हैं टॉपिक कैश फ्लो एनालिसिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये प्रैक्टिस सेट और इसमें दिए हुए क्वेश्चन आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इनफैक्ट आप कह लीजिए कि आपको जो पेपर आने वाले हैं उसमें इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इफ सेम इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी और बिजनेस इनकम। मुख्य व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि हमेशा शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य है यदि यह वेतन या व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य नहीं है। इनका कहना है कि अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कोई भी बोनस या इंक्लूडिंग बोनस कह रहे हैं कि अगर सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल है तो कहाँ पे होगा। तो देखिए ये जो है सैलरी हेड में अगर नहीं होता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय हेड में होगा। तो ऑप्शन देखिए ए सैलरी यानी कि वेतन, बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ से आय, सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आय और डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य स्रोतों से आय। तो ये इनकम अन्य स्रोतों से आय में टैक्सेबल होगी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता किस पे? ए लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा में, फायर इंश्योरेंस समुद्री बीमा में, सी मैरीन इंश्योरेंस अग्नि बीमा में, डी थेफ्ट इंश्योरेंस चोरी बीमा में। तो ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता ए लाइफ इंश्योरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन शोज शुल्क के विवरण में वित्तीय स्थिति प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन देखिए, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड कोषों के स्रोत एवं प्रयोग, और बी असेट्स एंड लायबिलिटीज संपत्ति एवं दायित्व, सी इनकम एंड एक्सपेंसेज आय एवं व्यय, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन शोज क्या शो करते हैं? शुल्क के विवरण में वित्तीय स्थिति प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। हमेशा ये सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश इक्विवेलेंट मीन्स रोकड़ तुल्य से आशय है। ऑप्शन देखिए, कैश यानी कि रोकड़, बी बैंक यानी कि बैंक, सी कैश एंड बैंक रोकड़ एवं बैंक, डी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट अत्यधिक तरल विनियोग। तो इसका राइट आंसर है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। उसमें कैश भी आते हैं, कैश इक्विवेलेंट में बैंक भी आते हैं, लेकिन जो भी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सभी कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यानी कि दिया हुआ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ, ये 14 का है और 2015 का 3,20,000 और ये 4 लाख है इसका करंट लायबिलिटी। कहते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज कितना होगा? तो देखिए जो करंट ईयर यानी कि 15 का है इसका वर्किंग कैपिटल निकालेंगे और माइनस करेंगे 2014 का जो भी वर्किंग कैपिटल होगा। अब देखिए 2015 का जो वर्किंग कैपिटल है वो देखिए कितना, 3,20,000 माइनस 4 लाख करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला आप जानते हैं, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट ये 3,20,000 और 4 लाख है करंट लायबिलिटी। इसमें आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा पहले माइनस का 80,000, ठीक है। और जो इसमें प्रीवियस ईयर का 14 का है वहाँ पे आएगा 1,40,000। अब ये दोनों जो माइनस का कितना आ जाएगा 2,20,000। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का है मतलब डिक्रीज हो रहा, और कितने से डिक्रीज हो रहा है? 2,20,000 से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आर 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। आप देखिए वर्किंग कैपिटल देखिए करंट ईयर का कितना है लिखा, वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब 50,000 है जो प्रीवियस ईयर का और 60,000 करंट ईयर का है। तो हमने बताया जैसे कि वर्किंग कैपिटल जो करंट ईयर का वो 60,000 है और इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन ये जो
प्रीवियस ईयर का वो माइनस का 50,000 है। क्या है? माइनस का 50,000 है। तो जब हम 60,000 में से माइनस का 50,000 माइनस करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्लस 50,000 हो जाएगा। और दिस गिव्स 1,10,000। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल पूछते हैं, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की राशि 1,10,000 है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, इंक्रीज ऑफ रुपीज 1,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच हेड डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश रोकड़ प्रवाह विवरण में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परिचालन क्रियाओं में, बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज विनियोग वाली क्रियाओं में, सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज वित्तीय क्रियाओं में, डी ऑल ऑफ दीज। देखिए इसमें क्या है, कहते हैं इन विच हेड डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस का काम ही है वो अगर डील करते हैं तो किस में डील करते हैं? कि फाइनेंस में ही डील करते हैं। तो इनका काम ही है यही। और कहते हैं कि अगर इनको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, जाहिर सी बात है अगर उनको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो उन्होंने कहीं न कहीं के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज कर रखे, शेयर्स परचेज कर रखे हैं। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो इसका मतलब कि डिवेंचर्स परचेज कर रखे हैं, तो उन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परिचालन क्रियाओं में, बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज विनियोग वाली क्रियाओं में, सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज वित्तीय क्रियाओं में, और डी ऑल ऑफ दीज उपर्युक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेट्स टू द शेयर होल्डर फंड, स्वामित्व अनुपात अंशधारियों। तो देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो की अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्वामित्व अनुपात अंशधारियों के कोष से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, टोटल एसेट, बी प्रॉफिट, सी लॉस, और डी डिविडेंड। तो इज द राइट आंसर टोटल एसेट, क्योंकि स्वामित्व अनुपात अंशधारियों के कोष का संबंध टोटल एसेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से का कौन सा इसमें से एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक ऋण का भुगतान, बी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट या डिवेंचर, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिविडेंड पेड किया गया हो, सी कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, सार्वजनिक जमाओं से नकदी, और डी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्थिर संपत्तियों का विक्रय। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें से? राइट ऑप्शन हो जाएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहते हैं कि इसमें नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में से कौन सा वित्तीय गतिविधियों का। तो देखिए बाकी सारी चीजें क्या हैं, इसमें फाइनेंस कहीं ना कहीं से रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो बैंक लोन है, बैंक लोन से फाइनेंस का स्रोत होता है, वहां से फाइनेंस मिलेगा। इन डिवेंचर्स का है तो ये भी फाइनेंशियल वर्क ही माना जाएगा। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ये भी फाइनेंसिंग का है। लेकिन जो डी है वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर, यानी कि वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य हैं। ऑप्शन देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सी बोथ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों लाभ अधिकतमीकरण एवं धन मूल्य अधिकतमीकरण, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य दोनों ही होता है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइज करें, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको किस चीज़ की जरूरत होती है कि उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ उनके वेल्थ का भी मैक्सिमाइजेशन हो। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IRR टेक्निक इज यूज फॉर, IRR तकनीक के लिए प्रयुक्त है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, डिविडेंड डिसीजन के लिए, बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, सी वेंचर कैपिटल के लिए, जोखिम पूंजी के लिए, डी कैपिटल बजटिंग के लिए, पूंजी बजटन के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी, कैपिटल बजटिंग के लिए IRR तकनीक
का प्रयुक्त होती है, यानी कि यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत बजट का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए प्लांट मटेरियल बजट, ऑप्शन बी लेबर बजट श्रम बजट, सी कैश बजट नकदी बजट, डी प्लांट बजट संयंत्र बजट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कैश बजट। कैश बजट ऐसा है जो कि उत्पादन लागत बजट का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग बजट। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन बजट से संबंधित है? ए देखिए सेल्स बजट, विक्रय बजट, बी परचेज बजट क्रय बजट, सी प्रोडक्शन बजट उत्पादन बजट, डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूंजी बजटिंग से? ए लिक्विड रेशियो तरल अनुपात, बी नेट प्रेजेंट वैल्यू शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, सी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी नेट प्रेजेंट वैल्यू का संबंध पूंजी बजटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली नॉट ए राइट इंजॉयड बाय अ प्रिंसिपल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एजेंसी के अनुबंध में अध्यक्ष द्वारा सामान्य तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, राइट टू रिवोक द एजेंसी, एजेंसी रद्द करने का अधिकार, बी राइट टू चार्ज एबनॉर्मल फीस फॉर द एजेंसी, एजेंसी के लिए असामान्य शुल्क लेने का अधिकार, सी राइट टू रिपुडिएट द एजेंसी, एजेंसी परित्याग करने का अधिकार, डी राइट टू रिकवर द सीक्रेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द एजेंट, एजेंट से गुप्त मुनाफा वसूल करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है बी ए राइट टू चार्ज एबनॉर्मल फीस फॉर द एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Insurance is a contract where one party for a consideration undertakes to indemnity another against a possible loss. This does not apply to। बीमा एक अनुबंध जहां एक पक्ष कुछ प्रतिफल के बदले में दूसरे पक्ष को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह निम्न पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा पर, बी मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा पे, सी लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पे, डी एक्सीडेंट इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा पे। तो देखिए यहाँ पर जो जीवन बीमा का संबंध है, अगर जीवन बीमा की बात करें तो यहाँ पर संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी सब में देखेंगे आप फायर इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इन सब में क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है कि हानि जो होगी उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। लेकिन जीवन बीमा में देखेंगे तो जीवन पर जो नुकसान होता है, यानी कि जो भी इस पे डेथ वगैरह है उन पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ कोई लॉस नहीं होता है, पार्शियल लॉसेज नहीं होते, बाकी सब में पार्शियल लॉसेज होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में नापा नहीं जा सकता है। ऑप्शन देखिए, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा, बी मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा, सी लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा, डी क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लाइफ इंश्योरेंस, यानी जीवन बीमा के पक्ष में कहा गया कि बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में नहीं नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरेंडर वैल्यू इज रिलेटेड टू समर्पण मूल्य से संबंधित है। किससे? ऑप्शन देखिए, ए मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा से, बी जनरल इंश्योरेंस से, सी लाइफ इंश्योरेंस और डी फायर इंश्योरेंस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए समर्पण मूल्य का मतलब समझिए। समर्पण मूल्य का मतलब हो जाता है कि जब मैच्योरिटी पीरियड से पहले जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ये जानना चाहता है कि अगर आज मैच्योरिटी के डेट के पहले से ही अगर वो अपने बीमा को सरेंडर करना चाहता और उसका अमाउंट पाना चाहता, तो वो जो अमाउंट है उस डेट पर अवेलेबल है कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, तो वो अमाउंट ही सरेंडर वैल्यू कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा से इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट अप्लीकेबल टू। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा में, बी मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा में, सी लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा में, डी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस संपत्ति बीमा में। तो देखिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन। निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद रहना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ए लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा में, बी फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा में, सी मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा में, और डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त तीनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ए लाइफ इंश्योरेंस में, यानी कि जीवन बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज नेसेसरी टू शो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इन लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। जीवन बीमा प्रस्ताव में सही जन्म तिथि को दिखाना निम्न सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, ए इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति की वजह से, बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य हित में, सी सब्रोगेशन प्रत्याशन में, डी एटमोस्ट गुड फेथ परम सद्विश्वास में। तो देखिए यहाँ पर जो जीवन बीमा कराया जाता है वो एक परम सद्विश्वास है, किसके में, जिसका जीवन बीमा होता है और जो कंपनी कारपोरेशन लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन जो करती है बीमा। तो इसमें ऑप्शन होगा राइट डी एटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस टेकन फॉर जीवन बीमा लिया जाता है किसके लिए, ओनली रिस्क के लिए, बी ओनली इन्वेस्टमेंट के लिए, सी नाइदर रिस्क नॉर इन्वेस्टमेंट, न जोखिम न विनियोजन हेतु, डी बोथ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट जोखिम एवं विनियोजन दोनों हेतु। तो लाइफ इंश्योरेंस को अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस का संबंध दोनों से है और ये जोखिम एवं विनियोजन दोनों को ही कवर करता है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, It is necessary to show correct date of birth in a life insurance proposal in pursuance of the following principle। जीवन बीमा प्रस्ताव निम्नलिखित सिद्धांत के अनुपालन में सही जन्म तिथि दिखाना आवश्यक है। तो ऑप्शन देखिए, ए इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य, सी सुब्रोगेशन प्रतिस्थापन, डी एटमोस्ट गुड फेथ तो परम सद्भावना या परम सद्विश्वास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टेड कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड। निश्चितता समतुल्य उपागम में समायोजित रोकड़ प्रवाह के लिए निम्नलिखित पर बट्टा किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लेखांकन प्रत्याय दर, बी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आंतरिक प्रत्याय दर, सी हर्डल रेट अवरोध पर, डी रिस्क फ्री रेट जोखिम मुक्त दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रिस्क फ्री रेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल है गिवन दिया गया है, क्या डिबेंचर्स है 5 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, कैश है 1 लाख और डेटर है 2 लाख। डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछा गया। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। और यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट से कहते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट जनरली डिबेंचर्स वगैरह के लिए प्रयोग किया था। और इक्विटी का मतलब क्या है, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड से है, शेयर होल्डर फंड से है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड से। अब देखिए यहाँ पर डेप्ट की बात करें, डिबेंचर कितना है 5 लाख का है और जो इक्विटी यहाँ पे नजर आ रहा है समतांश पूंजी वो है 25 लाख की। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, सिंपलीफाई करेंगे तो 0.2:1 आ जाएगा, मतलब ये 0.2:1। तो ऑप्शन देखिए, ए 5:1, 0.2:1, सी 5.6:1, नन ऑफ दिस, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर कैपिटल रेशनिंग एन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज, कहते यदि पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत परियोजनाएं विभाजनीय हैं तो उपयुक्त परियोजना मूल्य पद्धति है। ऑप्शन देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड लाभदेयता सूचकांक पद्धति, सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आंतरिक प्रत्याय दर पद्धति, डी पेबैक पीरियड मेथड पुनर्भुगतान अवधि पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, लाभदेयता सूचकांक पद्धति पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत परियोजनाएं विभाजनीय हैं और उपर्युक्त परियोजना मूल्यांकन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कौन सी पद्धति मुद्रा का
समय मूल्य पर विचार नहीं करती। ऑप्शन देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, शुद्ध वर्तमान मूल्य, बी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आंतरिक प्रत्याय दर, सी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न औसत प्रत्याय दर, डी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स लाभ सूचकांक। तो इसका राइट आंसर होगा कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो पद्धति है जो मुद्रा का समय मूल्य पर विचार नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, वर्तमान मूल्य की अवधारणा आधारित है। ऑप्शन देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग मिश्रण सिद्धांत पर, बी प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग बट्टा खाता सिद्धांत पर, सी ए एंड बी, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 इज मैंडेटरी। लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह, मतलब कहते कैश फ्लो एनालिसिस जो स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर करना जरूरी है, किसके लिए। ऑप्शन देखिए ऑल इंटरप्राइजेस, सभी उपक्रमों है, तो बी कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी कंपनियां जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड उनके लिए, सी इंटरप्राइजेज हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़, ऐसी इंटरप्राइजेज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, और डी कहते हैं कि दोनों, बी और सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और 50 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री वाले उपक्रम में है शामिल, तो इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आदेशात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो। कहते हैं निम्नांकित में से कौन सा नगद प्रवाह नहीं। देखिए नगद प्रवाह का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस में होती है जिसकी वजह से या तो कैश का इनफ्लो होता है या कैश का आउटफ्लो होता है, तो वो नगद प्रवाह होता है, मतलब कैश का फ्लो हुआ उसमें। तो ये जो बेसिक ये एक्टिविटीज 4 लिखी, इनमें से आपको देख करके ये पहचान करके बताना है कि किसमें कैश का फ्लो नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखिए जब आप फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो कैश तो आएगी ना, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कैश सेल्स ही है, तो स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय करेंगे तो कैश का, ये तो इनफ्लो है, तो यहाँ पे कैश का फ्लो होगा। बी परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, कहते हैं मशीनरी का उधार क्रय किया, तो चलिए सी देख लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर इशू करोगे तो कैश तो आएगी, इनफ्लो होगा। कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, अगर आप बिजनेस करोगे तो कैश का ऑपरेशन होगा, कैश आएगी। लेकिन जो बी ऑप्शन है अगर आप ध्यान से देखें तो परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, इनका कह रहे हैं कि मशीनरी खरीद रहे हैं लेकिन उधार पे। आप देखिए मशीनरी आप ला रहे हो, कैश तो आ नहीं रही। दूसरा क्या है, अगर आप कैश में मशीनरी परचेज करते तो आपके यहां से कैश जाती, यानी कि कैश का आउटफ्लो होता, लेकिन आप उधार खरीद रहे हो तो कैश जा भी नहीं रही। तो यहां पर पूछा गया कि कौन सा नगद प्रवाह नहीं है, विच इज नॉट ए कैश फ्लो, इसमें कैश फ्लो नहीं कौन सा है, वो राइट ऑप्शन होगा बी, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन credit. So these were 30 questions of this session. Hoping that you have understand very well. For watching the video, I am thankful to you. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.